हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी बीपीएससी 69 बीपीएससी का पेपर चल रहा है और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पेपर 2 बीपीएससी का जो जीएस का है, मेंस का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। बहुत कम समय में इसे सॉल्व किया है और अपने साइड से पूरा 100% इसको देकर सॉल्व किया है। तो इसको देखिए और इस तरीके का वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस तरह का और वीडियो चाहिए आपको तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए या बाकी पार्ट भी चाहिए, तो मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आए थे और इस क्वेश्चन के साथ साथ किस तरीके से इसे आंसर करना है। जैसा कि मैं बता दूं कि आप सुने होंगे कि डीयू और जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। क्या रीज़न है उसका अच्छा मार्क्स लाने का? बाकी जगह के भी लोग पढ़ते हैं, क्रैक करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। तो मैं खुद एक डीयू का ही स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं आपको कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है बीपीएससी में और किसी भी मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 69 बीपीएससी का ये सवाल है, पेपर 2 का मेंस का। शॉर्ट ऐसे लिखने को बोला गया है। क्रिटिकली एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक ऑफ सेक्युलरिज्म। अब देखिए, सेक्युलरिज्म जो है कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्रिटिकली बोला है एनालाइज करने को, इसका दोनों एस्पेक्ट हमें लिखना है। मैं इस वीडियो में सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मेन एस्पेक्ट बताऊंगा, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक, इसमें पहले मैंने डिफाइन कर दिया है सेक्युलरिज्म के बारे में। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा सा माइंड मैप आप भी क्या कीजिएगा कि माइंड मैप बनाइएगा, किसी तरीके का इन्फोग्राफिक्स बनाइएगा अपने आंसर में कि वो आंसर काफ़ी अच्छा दिखता है और आपके पास अगर टाइम कम है तो उससे आंसर मतलब मोर और लेस एड्रेस कर देते हैं लोग, तो उसके मार्क्स कुछ मिल जाते हैं, कुछ क्या मतलब ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है, फिर बताया है कि सेकुलरिज्म किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म के बारे में बताते हैं। प्लूरलिज्म जो मतलब इंडिया में जिस रिलीजन के लोग रहते हैं उसको ध्यान में रख के बताया गया है, यहाँ डिफाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है इसका डिफाइन किया गया है। स्टेट का इंटरवेंशन जो रिलीजियस राइट को लेकर है, किस तरीके से स्टेट इंटरवीन करता है इक्वालिटी के लिए, उसका बताया गया है। कम्युनल टेंशन और उसके कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है क्रिटिकली एनालाइज है, तो हमें थोड़ा सा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों दिखाना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। ठीक है, जेंडर और पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैरिज, डिवोर्स, इन सब के बारे में ध्यान रखकर फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से कंक्लूड कर देना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो है रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है और क्या रोल है उसका एक इंट्रोडक्शन हमें देना है। फिर उसके बाद उसका एस्पेक्ट हमें बुलेट में डालना है। बुलेट में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर लेते हैं, तो उसका जो बुलेट है कुछ इस तरीके से है कि रीजनल आइडेंटिटी के लिए हेल्पफुल होता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होता है इससे। ठीक, जैसे कि अगर कर्नाटका में भी इलेक्शन हुआ तो वहाँ के लोग कन्नड़ हैं, कन्नड़ स्पीकिंग, तो वहाँ का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ कन्नडियन लोग हैं। ये रीजनल पार्टी की बात करें तो वहाँ कनेडियन जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके तरीके से अपने स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट करते हैं। अब नेशनल पार्टी का रोल अलग हो जाता है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रोल अलग हो जाता है। इसी के लिए लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टी पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वो स्टेट को मैनेज करता है, लेकिन हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है अच्छे से गवर्नेंस के लिए। ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है उसका जो सब बुलेट है उसमें बताया जाता है कि कोलिजन पॉलिटिक्स होता है। कोलिजन में जैसे कि आप अब जैसे देख लीजिए, बिहार का ही देख लीजिए कि हर बार नीतीश कुमार किसी ना किसी पार्टी से अलायंस कर लेते हैं, कभी जेडीयू में होने के बावजूद कभी एनडीए में जाते हैं, कभी यूपीए में जाते हैं, महागठबंधन किसी के साथ वो कर लेते हैं कोलिजन। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होता है, उसको एड्रेस किया जाता है। इलेक्टोरल डायनेमिक्स जो है उसको देखा जाता है और समझा जाता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में, रीजनल पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है इसको
रीजनल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमें अपना कंक्लूजन बड़ा न्यूट्रल रखना है। नेक्स्ट जो है, द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अब देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जो क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ चार्टर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बस उसको डिफाइन करना है 2 से 3 लाइन में। इंट्रोडक्शन में हमें वही करना है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, वो डालना है। क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, रिजर्वेशन पॉलिसीज़, इन सब के बारे में बताना है। डीपीएसपी के बारे में बताना है। एजुकेशन के बारे में बताना है। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बताना है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है। फिर उसके बाद हमें कंक्लूड कर देना है। सेम वैसा ही दिया गया है क्वेश्चन डी में। ये सब सारे शॉर्ट नोट्स है, इसीलिए इसका आंसर जो है थोड़ा छोटा है। जुडिशल रिव्यू के बारे में पूछ दिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो जुडिशल रिव्यू का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें देना है, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है वो बता देना है, ठीक। इसका जुरिस्डिक्शन किस तरीके से काम करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वैसे पैन इंडिया होता है, लेकिन किस तरीके से ये काम करता है जुडिशल रिव्यू को, और क्या क्या उसके फीचर्स है उसको देखिए। एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लॉ का चेक करता है। रिव्यू एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो मतलब जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है उसको भी रिव्यू किया जाता है, अगर क्या पता वो गलत हो उसको रिव्यू किया जाए। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये तो पता ही है। सेटलमेंट डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन और स्टेट, ये भी आपने कई बार केसेस में देखा होगा। इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुडिशल रिव्यू में हमें ये सारी चीज़ के बारे में बताना है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, तो किसी स्टेट में अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट नहीं जा गया किसी भी कारण से तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो उसका जो ऑरा है, उसका जो तरीका है काम करने का, वो कहीं से भी कर सकता है, किसी भी, उसका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड नहीं है कि इस स्टेट में करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। और वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर उसके उसी हिसाब से उसको कंक्लूड भी करना है हमें। अब देखिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार पे है कि बिहार विटनेस द इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड। अब पॉलिटिकल कल्चर में क्या क्या जो इम्प्रूवमेंट आए हैं उसके बारे में बताना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक लाइन भी चले, 2 लाइन चलना चाहिए, वो डालना है। फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स बताना है, क्या क्या हुआ था डेवलपमेंट। तो वोटर का टर्न आउट, मतलब वोटिंग कैपेसिटी जो था वो बढ़ा है, ठीक। उसका डेटा भी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि वो आपके आंसर को सपोर्ट करता है। सेम डिक्लाइन इन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है। लोग, ऐसा होता था कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जाति से आप आते हैं तो उस जाति के लोगों को पसंद करते हैं, इसी के लिए उसको वोट देने जाएंगे, नहीं तो दूसरा जाति का कोई होगा तो उसको वोट नहीं देने जाएंगे। तो ये जागरूकता आया है। फोकस ऑन डेवलपमेंट एजेंडा, अब डेवलपमेंट एजेंडा पे ज़्यादा फोकस किया। अब ये नहीं कि एक पौवा और 2 पीस मुर्गा देकर लोगों को वोट दिलवा दें, ऐसा नहीं है। अब लोग डेवलपमेंट एजेंडा, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को देखकर ही अब वोट देने का सोचते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन क्राइम एंड इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, जैसे क्राइम भी कम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत किया गया है। पहले मतलब बिहार में ही बोला जाता था ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जंगल राज आ गया, तो उस पर कंट्रोल किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ वुमेन का। वुमेन पहले वोट देने कम जाती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा देने लगी है, वोट देने लगे। स्पेशली बिहार गवर्नमेंट, पंचायती राज में भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर देखने के लिए मिला है डेटा के अकॉर्डिंग। सेम पुलिस में भी देखिए, पुलिस में किस तरीके से रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है वुमेन्स का। तो बिहार कहीं ना कहीं एक उभरता एग्जाम्पल हो रहा है पूरे इंडिया के लिए, वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और यहाँ उसका रोल हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। फिर उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जोनल काउंसिल पे, ठीक। paramountcy of a national interest is enshrined in the zonal council in the country, ये कोट है। एग्जामिन द क्रिटिकल
critically the nature and the working of the zonal council in India in the light of above statement. तो अब ये जो कोट है उसको हम लोगों को आंसर करना है, और उसको किस 3 तरीके से आंसर करना है। एक इसका नेचर बताना है, उसका वर्किंग कंडीशन बताना है, और क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है। उस तरीके से ही आंसर को हम लोग करेंगे। जैसा कि इसमें नेचर पूछा है, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर इसका नेचर जो पूछा है नेचर बता देंगे, नेचर ऑफ जोनल काउंसिल क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोग वर्किंग कंडीशन जो है इसका बताएंगे कि वर्किंग ऑफ जोनल काउंसिल किस किस तरीके से होता है। तो कॉम्पोजिशन, मीटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कशन एंड कॉपरेशन, रिकमेंडेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ जो है उसका बताएंगे किस तरीके से काम करता है। अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन में, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ बताएंगे, इसके क्रिटिक, इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स कि एडवाइजरी नेचर है, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, वैरिंग ऑफ इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट जो है वो भी वैरी करता है, ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ओवरलैप कर रहा है। फिर इसको सजेशन के तौर पे, वे फॉरवर्ड के तौर पे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, क्या क्या जो मतलब पॉजिटिव चीज़, मतलब जो उसका पोटेंशियल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बताकर इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ, हम लोग बैलेंस्ड रहेंगे, कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा बैलेंस्ड होगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ये सोच के हमें कंक्लूजन लिखना है कि आप कहीं के डीएम बनने जा रहे हैं या कुछ एक बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को इस तरीके से क्रिटिक नहीं कर सकते हैं, और क्रिटिक करने के लिए आपके पास वैलिड पोजीशन होना चाहिए, और आंसर में तो उसके लिए आप सजेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, देयर इज अ चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड्स, how do you look at its changing role over the last many decades? Does the logic of development subside the character of caste? Give your reason. अब कास्ट पॉलिटिक्स पे ही पूरा पूछ दिया है। कास्ट पॉलिटिक्स अछूता नहीं है बिहार से, ठीक। तो हमें बिहार का एग्जाम्पल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये देखने को मिलता है, लेकिन हमें अब क्या करना है कि इसको हटना है। मतलब ये सजेशन के तौर पे है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों से दूर करके डेवलपमेंट एजेंडा को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देंगे कि किस तरीके से ये काम करता है पॉलिटिक्स में, और उसका बस छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं कास्ट पॉलिटिक्स का इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, वोट बैंक बता दिया, किसी पर्टिकुलर जाति के लोग ही वोट देते हैं पर्टिकुलर लोगों को, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ किस तरीके से इसका यूज़ और मिसयूज़ होता है, ठीक है। कास्ट बेस्ड पार्टीज़ जो होता है, अलायंस जो बनता है, उसको भी ध्यान में देखिए कि किस तरीके से किसी जाति के लोग एक सेना बनाते हैं या कोई फ्रंट बनाता है, या मतलब किसी फोरम को ज्वाइन करके फिर उसके बाद धीमे धीमे लोगों को मोबिलाइज करते हैं। कास्ट बेस्ड होता है वो, एट्रोसिटी कहीं ना कहीं वो फैलाने की बात करते हैं, और कम लोगों का जो मेन जो कंसर्न है उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी जो होता है वो भी देखने को मिलता है कास्ट बेस्ड में, कि किसी जगह के लोग बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमिकली पुअर हैं और किसी जगह के लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन वो दोनों का जो तरीका है वोट देने का सिर्फ एक ही मत के लिए है। अब ये देखिए कि यहाँ पॉलिटिकल गेन तो हो जाता है, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक। उसके बारे में हम लोगों ने ये बताया कि ये जो स्टेटमेंट और जो हम लोगों को पॉइंट दिया, ये वैसा पॉइंट नहीं, इसको कोट नहीं किया है। इसमें क्रिस्टोफर जैफरलोट, दीपांकर गुप्ता, एम.एन. श्रीनिवास, ये सब अपना स्टेटमेंट बताते हैं कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में, एम.एन. श्रीनिवास कास्ट सेंसिटाइजेशन के बारे में, तो इसको कोट भी करना है हमें, ठीक है, अपने आंसर में, और पॉजिटिव तरीके से इसको कंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन, critically examine its role in making the election free and fair over the decades, ठीक। फिर से इलेक्शन की बात आ रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन के बाद बोला गया है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है, ठीक। अब इसको बिहार के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि प्री सेशन और पोस्ट सेशन एरा, जो हम प्री और पोस्ट सेशन एरा के कॉन्टेक्स्ट में इसको बताइए, और ये किस तरीके से डेमोक्रेसी को
स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि एक शेषन जो है एक आदमी का नाम है, ईसी थे वो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था बिहार के इलेक्शन को कराने में फ्री और फेयर तरीके से, बेस्ड उस पे है क्वेश्चन, ठीक। दो क्वेश्चन को क्लब कर दिया गया है, मतलब पहला क्वेश्चन फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए और दूसरा जो है वो बिहार के रिस्पेक्ट में एज अ केस स्टडी के तौर पे बताया गया है। तो इलेक्शन कमीशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देंगे, प्री सेशन ईरा जो सेशन जो थे उनके बारे में बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो क्या थे, किस तरीके से काम करते थे, क्या उनका रोल था इस चीज़ को काम करने के लिए और क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो वो बताया कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरीका था जिसके कारण वो फ्री और फेयर इलेक्शन का कराने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, जैसे कि मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं हुआ, रिसोर्सेज का ये सारा चीज़ था। ट्रांसपेरेंसी जो था वो लाने की कोशिश किया उन्होंने, वोटर का एजुकेशन पर उन्होंने ध्यान दिया और बोला कि इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस करेंगे तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो होगा वो काफ़ी होगा। फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी प्रोग्राम जो था उस पर काम करने का काम किया कि किस तरीके से इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस ना हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म पे भी बात किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको पॉजिटिव तरीके से कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड द पावर ऑफ राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा पे ये क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे पहले ही आपको बता दिया कि छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। अब राज्यसभा पे है तो इसका कंपोजिशन के बारे में हम लोग बताएंगे, किस तरीके से ये काम करता है उसके बारे में बताएंगे। कंपोजिशन में मेंबर्स, टर्म ये बताया जाएगा, पावर एंड फंक्शन के बारे में बताया जाएगा कि लेजिस्लेटिव पावर किस तरीके से उसके पास है, वो किस किस जगह पे काम करता है, मनी बिल के बारे में एंड ऑल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताना है, ठीक। स्पेशल पावर के बारे में बताना है, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बारे में बताना है और उसका डिलिबरेटिव रोल जो है राज्यसभा का उसके बारे में बताना है। अब सेकंड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन का वो सेकंड चैम्बर की बात करता है तो उसके बारे में बताना है किस तरीके से ये काम करता है कि चेक ऑन हैस्टी लेजिस्लेशन, किस तरीके चेक एंड बैलेंस का वो काम करता है। प्रोटेक्टिंग स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट किस तरीके से वो प्रोटेक्ट किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। स्टेबलाइजिंग फोर्स को कैसे बैलेंस करके वो यूज़ करते हैं। फैसिलिटेटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया है वो किस तरीके से वो बैलेंस करके काम किया जाता है। एक्सपर्टीज़ इन स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग कैसे आते हैं राज्यसभा में और किस तरीके से संसद को चलने में मदद करते हैं और अपना पक्ष का बात रखते हैं। ये हमें वर्किंग कंडीशन राज्यसभा के बारे में बताना है इतना, और उसको अच्छे तरीके से कंक्लूड कर देना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग करीब सेक्शन 1 का पूरा काम कर चुके हैं, ठीक। सेक्शन 1 जो है उस पर हम लोग काम कर दिए हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बता दिए ओवरऑल। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर करके बताइए कि आपको अच्छा लगा तो इसका दूसरा पार्ट ही बनाया जाए, तो हम लोग मेहनत भी करेंगे। किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन देना है, सजेशन देना है या कांटेक्ट करना है तो इस जो ईमेल आईडी है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए कि आपको सारा का सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।